नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल शास्त्रीय ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भू आकृति प्रक्रियाओं के बारे में कि किस प्रकार से भू आकृति प्रक्रियाओं में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यानी कि काष्ठ स्थलाकृतियाँ होती हैं, हिमनद द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ होती हैं, पवन द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ होती हैं, नदी द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ होती हैं, समुद्र में कुछ प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो इन सब का हम एक एक कर प्रमुख रूप से विवरण के अनुसार विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम सबसे पहले, क्योंकि नदियों का महत्व अधिक है और किस प्रकार से सतत वाहिनी नदियाँ होती हैं, अनेक प्रकार से नदियों द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज हम सबसे पहले नदियों के द्वारा बनी स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। तो प्रमुख रूप से क्रियाएं होती हैं, नदी क्रिया करती है। फिर उस स्थल रूप होता है। तो स्थल रूप में दो प्रकार के स्थल रूप होते हैं, या तो वो अपरदन द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, या तो अपने द्वारा लाए गए निक्षेपों के माध्यम से वो स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रियाओं की बात करेंगे। तो नदी मुख्य रूप से 4 प्रकार की क्रियाएं करती है: अपघर्षण, घोलन, सन्निघर्षण और जलगति क्रिया। ये 4 प्रकार की प्रमुख क्रिया होती है, जो कि हम काष्ठ स्थलाकृतियों में भी इन्हीं 4 क्रियाओं को के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो नदी, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि नदी कितनी प्रकार की क्रिया करती है, तो नदी 4 प्रकार की क्रिया करती है: अपघर्षण, घोलीकरण, सन्निघर्षण और जलगति क्रिया। तो सबसे पहले एक एक कर इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला है अपघर्षण। अपघर्षण में क्या होता है कि नदी जब वेग से गिरती है तो अपने साथ वो चट्टानों को लेकर गिरेगी, तो चट्टानें क्या होते हैं, वहीं पर वो टूट जाते हैं। यानी चट्टानों का टूटना, नदी द्वारा चट्टानों का टूटना ही अपघर्षण कहलाता है। दूसरा है घोलीकरण या संक्षारण। घोलीकरण में क्या होता है कि नदियों द्वारा, नदी जब बहती है तो चट्टानों के कुछ कण घुलकर, जब वो काष्ठ प्रदेशों से, मान लीजिए काष्ठ प्रदेशों से होकर गुजर रही है, तो वहाँ से कुछ चट्टानों के कण टूट कर क्या होते हैं कि नदी में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। ऐसे तो फिर क्या होता है, कार्बोनेशन की क्रिया होती है, जिससे अधिकांश घुलनशील जो तत्व होते हैं वो नदी में आकर मिल जाते हैं। भूमिगत जल में आकर जल द्वारा वो चट्टानों से घुलनशील पदार्थ क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, तथा जल स्रोतों द्वारा आकर क्षरिताओं से मिल जाते हैं। क्योंकि नदी जब बहती है तो उसमें घुलनशील जो पदार्थ होगी वो मिल जाएंगे, और जब नदी क्षरिताओं में बहती है, यानी भूमिगत जब जल हो जाता है, तो उसमें भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को हम घोलीकरण या संक्षारण कहते हैं। फिर है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण क्या होता है कि नदी के साथ कंकड़ पत्थर क्या होते हैं कि अवसाद भार के रूप में, जब नदियाँ अपने साथ चलती हैं तो प्रमुख रूप से जो भी अवसाद होते हैं वो उनको लेकर आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से भी चट्टानों में घर्षण होता है। नदियों की तली में भी कटाव होता है और टूट फूट कर चट्टानें अलग अलग हो जाते हैं। और ये मुख्यतः जो बड़े चट्टानें होते हैं टूट जाते हैं, फिर वो जो छोटे चट्टानें होते हैं वो भी टूट कर, मतलब बारीक तरीके से चट्टानों का बार बार टूटना ही सन्निघर्षण कहलाता है नदियों द्वारा। तो इस प्रकार से सन्निघर्षण की क्रिया होती है। अगला है जलगति क्रिया। जलगति क्रिया में मुख्य रूप से जल का ही योगदान होता है। जल क्या होता है कि अपने वेग से चट्टानों पर दबाव डालता है। तो शैल कण की जो चट्टानें होती हैं, जो शैल होता है, वो मुख्यतः ढीली हो जाती है और नदियाँ अपना मार्ग बना लेती हैं। जैसे कि सिंधु नदी मुख्यतः ये सतत वाहिनी नदी है, तो इसमें वेग अधिक होता है, तो वो अपने चाहे उनके सामने कुछ भी पहाड़ क्यों ना जाए, वो उसी वेग से, यानी कि उसका कटाव करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। तो इस प्रकार से नदी की 4 क्रियाएं हुई: अपघर्षण, घोलीकरण, सन्निघर्षण और जलगति क्रिया। अब स्थल रूप प्रक्रम में 2 प्रकार से होता है: अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले अपरदनात्मक क्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी मुख्यतः कठोर चट्टानों पर वी आकार की घाटी बनती है। नदी जब अपनी युवावस्था में होती है तो पर्वतीय क्षेत्र में लंबवत अपरदन द्वारा गहरी एवं संकीर्ण घाटियों का निर्माण करती है, जिसे हम वी आकार की घाटी कहते हैं, जिसके दोनों किनारे क्या होते हैं कि उठ जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं
तो वो आकार वी आकार का दिखाई देता है। नदी कंदरा या गार्ज कहलाता है। भारत में तो इसे हम गार्ज भी कहते हैं, जैसे सिंधु सतलज व ब्रह्मपुत्रा नदी गार्ज बनाए जाते हैं। सिंधु नदी द्वारा सिंधु गार्ज, सतलज नदी द्वारा शिपकिला गार्ज और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा दिहांग गार्ज का निर्माण किया जाता है। जब ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है तो उसे मुख्यतः दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। नहीं तो चीन में जब तक वो तिब्बत क्षेत्र में रहती है उसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब असम में पहुंचती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, और जब तक ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब हम कैनियन की बात करते हैं। यानी कि वी आकार की घाटी का गार्ज का दूसरा रूप जो होता है वो कैनियन होता है। ये मुख्यतः अवसादी चट्टानों पर क्षैतिज स्तर पर ही पाए जाते हैं कैनियन। अब आइए देखते हैं कैनियन का निर्माण कैसे होता है। जब किसी पठारी भाग में सैल आड़ी बिछी हो और वर्षा कि कम हो तो उस स्थान पर बहने वाली नदी की घाटी बहुत गहरी हो जाती है। वहीं वर्षा कम हो रही है तो नदियाँ जब प्रवाहित होंगी तो बार बार वो कटाव करेंगी, तो वो घाटी क्या होती है कि तंग हो जाती है और गहरी हो जाती है। ऐसी घाटी को हम आई आकार की घाटी या कैनियन कहते हैं। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा जो कैनियन है वो कोलोराडो नदी पर है, और ये ग्रांड कैनियन है। कहाँ पर स्थित है तो ये यूएसए में स्थित है, यानी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वास्तव में कैनियन क्या होता है कि गार्ज का दूसरा रूप होता है। अब आइए जलप्रपात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यानी ये अपरदनात्मक क्रिया का रूप है जलप्रपात, वाटरफॉल। क्या होता है कि जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जब कठोर शैलों का ढाल नदी के साथ बहता है तो उसे क्षिप्रिका बन जाती है। जैसे अगर हम बात करें संसार का सर्वाधिक ऊंचा जो जलप्रपात है वो वेनेजुएला का साल्टो एंजिल जलप्रपात है, जो 979 मीटर लंबा है। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा का नियाग्रा जलप्रपात, जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात, कर्नाटक राज्य में सारावती नदी पर स्थित जोग या गरसप्पा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात है। तो इस प्रकार से भारत में प्रमुख रूप से जो जलप्रपात हैं उनके बारे में हमने देखा, और जलप्रपात किसे कहते हैं। ये मुख्यतः जलप्रपात में उदाहरण रूप में हम इसे लिख सकते हैं। अब आइए नदी विसर्प के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि नदी विसर्प किसे कहते हैं। नदियों में जब वेग कम होता है तो नदी क्षैतिज अपरदन अधिक सक्रिय इसमें होने के कारण क्या होता है कि नदी सीधे मार्ग से ना प्रवाहित होकर ये बल खाती हुई टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहती हैं, जिससे क्या होता है कि छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं। इन मोड़ों में अपघर्षण होता है तो ये क्या करते हैं, मोड़ों में नदी विसर्प कहते हैं। इन मोड़ों को नदी विसर्प कहते हैं। इसे हम चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊपर क्लिफ का ढाल बन जाता है। अपरदन द्वारा देखिए कैसे निक्षेप अपने लाए हुए सदों को छोड़ देती है, और फिर अस्कंद ढाल है बीच में जिसे मिनांडर या ग्रीवा कहते हैं, नीचे निक्षेप करती है तो इसे मिनांडर लूप के संगठक भी कहते हैं। तो इसलिए देखिए कि नदी कैसे मैदानी भाग में जब चलती है तो बल खाती हुई विसर्प का निर्माण करती है। अब हम संरचनात्मक सोपान की बात करें तो नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानें बढ़ते क्रम में होती हैं। तो कठोर चट्टानें तो जल्दी से नहीं कटती हैं, लेकिन जो मुलायम चट्टानें होती हैं ये प्रमुख रूप से इनका कटाव हो जाता है विशेष अपरदन द्वारा। और इनके आकार क्या होते हैं तो फिर कठोर चट्टान तो वैसे रहती हैं, लेकिन कोमल चट्टानें अधिक अपरदन के कारण ये सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे संरचनात्मक सोपान की संज्ञा प्रदान की जाती है। अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो देखिए चित्र के माध्यम से जो कठोर चट्टानें हैं जैसे कोमल चट्टानों का कैसे अपरदन हो रहा है। तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि कैसे सीढ़ीनुमा संरचना का निर्माण हो रहा है, तो इसे हम संरचनात्मक सोपान की संज्ञा प्रदान करते हैं। फिर है नदी वेदिका किसे कहते हैं। नदी के घाटी के दोनों सोपानाकार वेदिका मिलती हैं, जो नदी के प्रारंभिक बाढ़ के मैदान की अवशिष्ट चिन्ह होती हैं। नदी वेदिकाएं एक रूप में नदी के नवोन्मेष यानी उत्थान या पुनर्यौवन की परिचायिका अर्थात प्राचीन घाटी नवीन घाटी से एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग हो जाती है। इस सोपान को नदी वेदिका कहते हैं। नदी वेदिकाओं को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला है जलोढ़ वेदिका, दूसरा है चट्टानी वेदिका। अब आइए देखते हैं जल गति क्रिया क्या है। जल गति क्रिया है कि नदी के तली में जब कोई कोमल चट्टानें होती हैं तो उसमें अपरदन होता है। अपरदन जब होता है तो छोटा सा क्षेत्र या गर्त बन जाता है, तो नदी का जल उस गर्त में भंवर के समान क्या होता है कि तैरने लगता है। इस प्रकार छेद के रूप में कार्य करता है, जिसे हम जल गर्तिका कहते हैं। अगर उदाहरण के रूप में समझें तो जिस तरह बढ़ई अपनी वर्मा मशीन को तेजी से घुमाकर लकड़ी में छिद्र करता है, उसी तरह भंवर के साथ तेजी से चक्कर लगाते हुए एक छेदक यंत्र नदी की तली में सुराग तथा छिद्र बनाते हैं। नदी की तलहटी पर जल द्वारा बने हुए गर्त को हम जल गर्तिका कहते हैं। अधिक अगर यह बड़ा हो जाता है गर्त, तो इसे हम अवनमित कुंड कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि नदी का जल है, तो मान लीजिए छोटा सा छिद्र हो गया तो ये नीचे रिस कर जा रहा है, और जो बड़ा तो भंवर के समान ये क्या हो रहा है कि ये घूम रहा है, तो इसे हम ही अवनामित कुंड। बड़ा हो जाता है तो अवनामित कुंड कहते हैं, अगर छोटा रहता है तो इसे जल गर्तिका कहते हैं। अब आइए देखते हैं छाड़न झील या गोखुर झील के नाम से किसे जाना जाता है। ये अपरदनात्मक ही जल का नदियों द्वारा निर्मित अपरदनात्मक रूप है। जब नदी अपनी विसर्प को त्याग कर सीधे प्रवाहित हो जाती है, तब इसे नदी का विसर्प अवशिष्ट भाग या छाड़न गोखुर झील कहलाता है। जैसे कि हम मिसिसिपी जो नदी है अमेरिका की, इस प्रकार की नदी प्रमुख रूप से छाड़न झील के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छाड़न झील पाए जाते हैं। इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसे गोखुर झील, चापाकार झील के नाम से इसे जाना जाता है। अलग देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इसे विल्लाबोग, बापू, मोरट या कट ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है, यानी झील से कट गया है, नदी से कट गया इसलिए इसे कट ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार में इसे गंडक, कोसी, घाघरा नदियों में अनेक प्रकार के गोखुर झील जो हैं वो पाए जाते हैं। यानी चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप कि नदी देखिए किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो अपने साथ जो लाए गए औषध हैं उसे छोड़कर अलग मार्ग से वो प्रवाहित होती है, जिसे हम छाड़न झील के नाम से जाना जाता है। अगला है कि आखिरी है संप्राय मैदान, जो कि नदी द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, जिसे हम पेनी प्लेन के नाम से जानते हैं। पेनी प्लेन जो शब्द है वो मुख्यतः डेविस ने प्रयोग किया था संप्राय मैदान के लिए, हम इसे पढ़ चुके हैं। संप्राय मैदान पेनी प्लेन का निर्माण उस समय होता है जबकि अंधी अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती हैं। इस समय क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेप द्वारा संप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। प्रतिरोधी शैलों के भाग अपरदन विशेष के रूप में यंत्र तंत्र सामान्य सतह के ऊपर दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाडनाक कहते हैं। तो मोनाडनाक शब्द का छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं उसे डेविस ने प्रयोग किया था। छोटी छोटी पहाड़ियों को उन्होंने मोनाडनाक कहा, और जो संप्राय मैदान समतल मैदान को उन्होंने पेनी प्लेन कहा। तो इस समय इस प्रकार आज हमने नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा, जो कि अपरदनात्मक स्थलाकृति है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नदी द्वारा निर्मित जो स्थल रूप है उसमें निक्षेपणात्मक स्थल रूप में किस प्रकार से नदियाँ किस प्रकार से स्थल रूपों का निर्माण करती हैं, यानी कि जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंख, बालुका पुतीन, प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान और डेल्टा के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रकार से डेल्टा के प्रकार होते हैं। ये सब हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे।